नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ मानसून सत्र, विरोध के चलते नहीं पास हो सके अहम बिल। प्रधानमंत्री ने कहा कांग्रेस के रवैये ने दिलाई इमरजेंसी की याद। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को दी चुनौती, कहा ललित मोदी को वापस लाए सरकार। बीजेपी ने उठाया राहुल की समझ पर सवाल। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन में दरार, एनसीपी ने कहा 3 सीटों से नहीं बनेगी बात। जेडीयू आरजेडी को उम्मीद मान जाएंगे शरद पवार। सर्किल रेट पर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल फिर आमने सामने। एलजी ने लौटाई फाइल, कानूनी विसंगतियों का दिया हवाला। और मुख्य सीवीसी और वीसी की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया केंद्र को नोटिस। सतर्कता आयुक्तों के क्लीन रिकॉर्ड न होने की याचिका पर मांगा जवाब, 2 हफ्ते में देना होगा जवाब। वही देखते हैं पहली खबर। मॉनसून सत्र खत्म होने के साथ ही लोकसभा की कार्रवाई भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। स्पीकर सुमित्रा महाजन ने इस पूरे सत्र के दौरान जारी रहे अवरोध पर दुख जताया। आज कार्यवाही के आखिरी दिन भी कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने अपनी मांगों को लेकर सदन से वॉकआउट किया। कार्यवाही में बाधा के बीच लोकसभा ने 6 विधेयक इस सत्र में पारित किए। गुरुवार को संसद के मॉनसून सत्र की कार्यवाही का आखिरी दिन था। मॉनसून सत्र में विपक्ष के अवरोध के चलते ज्यादातर कामकाज अधूरे ही रहे। स्पीकर सुमित्रा महाजन ने अवरोध के लिए विपक्ष के रवैये पर दुख जताया। इन द करंट सेशन, हाउएवर, I am pained to say that we lost more than 34 hours due to interruptions, although we also sat late to transact business. लेकिन कार्यवाही के आखिरी दिन भी विपक्ष का विरोध बरकरार रहा। ललित मोदी विवाद, व्यापम घोटाले सहित कई और मुद्दों पर अपनी मांगों को लेकर कांग्रेस, लेफ्ट, समाजवादी पार्टी और आरजेडी जैसे दलों ने सदन से वॉकआउट किया। संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि वो विपक्ष की गैर मौजूदगी में विधेयकों पर चर्चा कराने के पक्ष में नहीं हैं। But unfortunately, our friends from the main opposition party have chosen to go out of the house on some pretext or other. So I don't want to pursue it today because the last day I wanted to end with a smooth and happy note. So I request the Speaker that we will be taking up this legislative business in the next session of the Parliament. 21 जुलाई से 13 अगस्त के बीच लोकसभा की 17 बैठकें हुई और 47 घंटे का काम हुआ। लेकिन ललित मोदी विवाद और व्यापम घोटाले पर मंत्रियों के इस्तीफे की मांग को लेकर अवरोध की वजह से 34 घंटे की कार्यवाही बाधित हुई। लोकसभा में 10 विधेयक पेश किए गए और 6 पारित हुए। लोकसभा ने इस दौरान दिल्ली उच्च न्यायालय संशोधन विधेयक जैसे अहम बिल को भी मंजूरी दी। लोकसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव और नियम 193 के तहत सतत विकास लक्ष्य को लेकर भी चर्चा हुई। हालांकि कार्यवाही में बाधा के लिए कांग्रेस के 25 सांसदों को 5 दिनों तक निलंबित भी किया गया। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। संसद के मॉनसून सत्र की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। सत्र के दौरान कई मुद्दों पर पक्ष के भारी अवरोध के चलते सबसे ज्यादा राज्यसभा की कार्यवाही ही बाधित हुई। 17 बैठकों में सिर्फ 9 घंटे ही कार्रवाई चल सकी। सरकार की ओर से जीएसटी से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने की भी कोशिश नाकाम रही है। मॉनसून सत्र के दौरान गुरुवार को राज्यसभा की कार्यवाही का आखिरी दिन था। अवरोध के चलते आखिरी दिन भी सिर्फ औपचारिक कामकाज ही हो सका। इस दौरान अगले सत्र से पहले रिटायर होने वाले राज्यसभा सांसदों अशोक के गांगुली और एच.के. दुआ ने विदाई भाषण भी दिया। इन दोनों का कार्यकाल 17 नवंबर को खत्म हो रहा है, जबकि तीसरे सांसद पी कन्नन 8 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। एच.के. दुआ ने कार्यवाही में अवरोध को दुखद बताया है। In the House, what is missing is tolerance. The listening capacity of members from the other side, from opposition doesn't want to listen to the government doesn't want to listen to the opposition. The tolerance level is definitely low. Your decision to give me this opportunity to bid farewell is indeed an unique honor and a high watermark of my 6-year term in this August House. सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने बतौर सांसद उनके कार्यकाल की तारीफ भी की। I wish them good health, happiness
and success in every sphere of life. लेकिन 21 जुलाई से 13 अगस्त के बीच 17 बैठकों में कार्यवाही में लगातार अवरोध देखा गया। सिर्फ 9 घंटे तक ही सदन की कार्यवाही चल सकी, जिसमें औपचारिक कामकाज ही निपटाया जा सका। व्यापम घोटाले, ललित मोदी विवाद, नागा समझौता जैसे मुद्दे पर विपक्ष के विरोध के चलते 82 घंटे बेकार चले गए। अवरोध के चलते इस सत्र में प्रश्नकाल नहीं चला और जीएसटी सहित कई अन्य विधेयकों को पारित कराने की कोशिश भी नाकाम रही। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे सत्र के मैं कहूँ कि हलचल और गतिविधियाँ जो रही उस पर बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश होगी कि ये सत्र जो है इसने क्या हासिल किया और कहाँ पर चूक हुई है। पी वेंकटेश्वर राव हमारे साथ हैं, जूनियर संपादकीय सलाहकार हैं डीएनए से। स्वागत है आपका वर्षा आपका। सबसे पहले तो मैं जिस तरीके से रहा, सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहा ये सत्र, मैं कहूँ कि हाल के अगर कुछ वर्षों में देखें, आप इसे कैसे देखते हैं? किस तरह की मैं कहूँ कि उपलब्धियाँ या फिर विवादों को लेकर अगर मैं कहूँ दोनों मिलाकर? बदकिस्मती की बात यह है कि ये खामखा कंट्रोवर्सीज उछाले हैं। हमको ये सोचना है कि ये अहम मुद्दे है या नहीं, जिस पर ऑपोजिशन ने रुकावट पैदा करने की कोशिश की है कि ललित मोदी का मुद्दा इतना अहम है कि हम पार्लियामेंट को रोकें, या कोई और ऐसा मुद्दा है कि जिस पर बहस होना चाहिए था, जिस पर आप प्रोटेस्ट कर सकते थे, जिस मुद्दे पर गवर्नमेंट को आप क्रिटिसाइज कर सकते थे, लेकिन वो नहीं किए। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी और दूसरे ऑपोजिशन पार्टी एक ऐसे मुद्दे को ऊपर लिए जो कंट्रोवर्शियल तो है सही, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट अहम नहीं है कि उसको पूरे मॉनसून सेशन को रोका जाए। इसमें कहीं ना कहीं जजमेंट का गलती है, कहीं ना कहीं कांग्रेस वालों का ये मिसकैलकुलेशन रहा है कि उनको एग्रेसिव बनना है, या फिर ये रहा परसा कि करप्शन इसको लेकर यूपीए सरकार को मैं कहूँ कि बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था सरकार के रहते, और सरकार अगर मैं कहूँ कि गई भी तो शायद एक बड़ा मुद्दा ये था, उसी मुद्दे के जरिए सरकार को घेरने की आप कहते हैं कि रणनीति विफल दिखती है। बिल्कुल नाकाम रहा है। नाकाम इसलिए रहा है कि जब बीजेपी वाले आज फिनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली कह रहे थे कि ये डिसरप्शन विदाउट ए कॉज, यानी ये डिसरप्शन जो हुआ है, रुकावट जो है, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई सवाल नहीं है। एक तरह से उनका शायद नज़र उस पर था कि बीजेपी वाले जब रुकावट पैदा किए, वो CAG का जो रिपोर्ट आया था 2G स्कैम स्पेक्ट्रम एलोकेशन पर, उसमें 1,76,000 करोड़ का मामला था। तो उनका शायद ये कहना था कि हम जो मुद्दे उठाए, हम जो रुकावट पैदा किए, उसका एक असर था सारे नेशनल इकोनॉमी पे, प्रेस्टीज पे, लेकिन एक ऐसा छोटा मुद्दा है कि इसका कोई असर नहीं है, उसका कोई अहमियत नहीं है। शायद उनका निशाना उस तरफ था। लेकिन मैं समझता हूं कि कांग्रेस वाले कुछ गलत फैसले लिए हैं कि इस मुद्दे पे हम गवर्नमेंट को घेरेंगे, लेकिन इसकी बजाय दूसरे बड़े मुद्दे हो सकते थे जिसके जरिए सरकार को घेरा जा सकता था। बिल्कुल, जैसा कि लैंड एक्विजिशन बिल पे वो कामयाब भी रहे कि उसको रोक पाए, उसको एक जॉइंट पार्लियामेंटरी कमेटी को फिर रेफर करना पड़ा पिछले सेशन में, तो उसमें वो कामयाब रहे कि गवर्नमेंट चाहती थी कि वो किसी न किसी जरिए लैंड एक्विजिशन बिल को पास कराए, लेकिन ऑपोजिशन और कांग्रेस डट के ठहरे और उस पर एतराज़ जाहिर किए और उसको मजबूर किए कि सरकार को सिलेक्शन कमेटी पे जाए। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जहाँ पे वो गवर्नमेंट को कटहरे में खड़ा करना चाहते थे। शुरू किए थे कहते हुए कि पहले सुषमा स्वराज इस्तीफा दे, बाद में हम इस पर बहस करेंगे, लेकिन उस पर डट के नहीं रहे, क्योंकि कल जो है कांग्रेस वाले बहस के लिए तैयार हो गए थे। जब बहस होने लगा तो मल्लिकार्जुन खड़गे कोई खास जोर से उनको पेश नहीं किया अपना केस, ताकि सुषमा स्वराज को बताए कि वो कोई गलत काम की और उनको मजबूरन पड़े। जब राहुल गांधी बोलना शुरू किए, मुझे लगता है कि बिल्कुल ही लो लेवल पे आ गया है कि आप पैसे कितने लिए, आपके बैंक में कितने पैसे पहुंचे। सवाल ये नहीं था कि सवाल पार्लियामेंट्री नॉर्म का था, सवाल इम्प्रोप्राइटी का था। और बिना किसी तर्क के आप कह रहे हैं कि साक्ष्य के जो राजनीति हुई या बहस हुई, बिल्कुल नारेबाजी हो गया है। वो मैं समझता हूँ कि उनका कहना काफी वाजिब है अरुण जेटली का कि ये स्पीच जो है नारेबाजी हो गया है, स्लोगनियरिंग हो गया है
कि बहस करने का ये तरीका नहीं है। ऐसा लगता है कि ये राहुल गांधी और उनके जो अतराफ यंग टर्क्स जो कहलाते शायद उनका ये समझ है कि जब तक हम शोर नहीं मचाएंगे, जब तक हम बिल्कुल ही क्या कहते हैं सिंप्लीफाइड नारों में हम बात नहीं करेंगे, लोगों तक हमारा मैसेज नहीं पहुंचेगा। लेकिन मैं समझता हूँ वो बिल्कुल ही गलत समझ रहे हैं, गलत फहमी है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि कोई असली मुद्दा हो और काफ़ी इंटेलिजेंस के साथ उस पर बहस चले। पर सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से मैं कहूँ कि जो सड़क की राजनीति रही है, अब वो संसद दोनों ही सदनों में देखता हूँ कि बहस की बजाय उस तरह की राजनीति हो रही है। जो कामकाजी घंटे हैं वो पिछली बार नया रिकॉर्ड था, इस बार लोअर का नया रिकॉर्ड मैं कहूँ है। किस तरीके से आप देखते हैं अगले सत्र को लेकर, क्या जो पार्टियां जो पोजीशनिंग है वो इस हद तक आ चुकी हैं कि अब उसमें मध्यस्थता बहुत अहम दिखती है और जिसकी शायद खासी कमी इस पूरे सत्र में दिखी है? ये जो शोर शराबा इस सेशन में चला, जो टेम्पर्स बहुत थे, सब गुस्से में थे, जोशीले रह गए खामखा, मैं समझता हूँ कि अगले सेशन के लिए सब कुछ संभल पाएंगे, क्योंकि उनको ये महसूस होगा कि ये बैकफायर हुआ है, कि उसका कोई असर नहीं हुआ लोगों पे। लोग नाराज हैं दोनों पार्टी से, गवर्नमेंट से भी नाराज है और अपोजिशन से भी नाराज है। तो ये अगर आप चाहते हैं कि लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं, लोगों के पास उनका अपना इमेज बनाना चाहते हैं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। मैं और एक बात भी कहना चाहूँगा कि सुषमा स्वराज जो स्पीच दिए अपने डिफेंस में, वो भी बिल्कुल ही उनके लेवल के लिए बहुत ही खराब था। इतिहास के पन्नों को खरीदना, लोगों का जिक्र करना, उसका कोई मतलब नहीं रहा। उनको जवाब देना था कि वो ललित मोदी को मदद किए या नहीं, मदद ऑफिशियली किए, अनऑफिशियली किए, रिटर्न किए या अनरिटर्न किए, वो सवाल नहीं था। और वो ये भी कह सकती थी कि मैं मदद की, लेकिन मदद करना कोई गलत काम नहीं है। लेकिन ये कहना मैं मदद नहीं की, लेकिन हाँ मैंने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर उनको कहा कि हमारा गवर्नमेंट का कोई एतराज़, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हमारा कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ना इधर की बात है ना उधर की बात है। अगर वो डट कर कहती कि मैंने गलत काम नहीं की, किसी को मदद करना कोई गलत काम नहीं है, और अभी ये मुजरिम नहीं है, सिर्फ मुलजिम है, इल्ज़ाम लगे हुए हैं, केसेस चल रहे हैं, तो इसमें कोई, हाँ ये भी मान लिया जाए कि वो दोस्त है, इसमें कोई खराब बात नहीं है। कुल मिलाकर परसा कहा जाए इस पूरे सत्र के लिहाज से अगर, तो राजनीति भी पट्टी से उतरती दिखी और कामकाज भी। उम्मीद यही होनी चाहिए कि दोनों अपने असली रास्ते पर आए, यानी कि राजनीति सड़कों पर हो और संसद में काम। असली बात रास्ते पे भी आए, लेकिन और उसका लेवल भी थोड़ा बढ़े, थोड़ा सीरियसली। बहुत ही खराब लग रहा है कि ऐसे छोटे स्तर पे आ गए कि पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल लीडर्स को देखने के लिए भी मन नहीं लगता है और सुनने को भी मन नहीं लगता। चलिए, परसा वक्त की कमी, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। बिहार चुनाव के लिए शुरू हुई गहमा गहमी, जनता परिवार के बीच हुआ सीटों का बंटवारा। कैसी है बिहार में चुनावी तस्वीर? देखिए देश देशांतर बिहार की चुनावी बिसात, रात 8:30 बजे। मॉनसून सत्र में जीएसटी और आर्थिक सुधारों से जुड़े बिल पास न हो पाने से बीजेपी परेशान है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि कांग्रेस ने सोची समझी रणनीति के तहत इन बिलों को रोका है। इस बीच कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने ललित मोदी विवाद पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से माफी की मांग की है। मॉनसून सत्र खत्म होने के बाद बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने गुरुवार को विजय चौक से संसद भवन परिसर तक मार्च निकाला। ये मार्च कांग्रेस सहित विरोधी दलों की संसद में अवरोध की रणनीति के खिलाफ था, जिसके चलते सरकार की जीएसटी सहित कई विधेयकों को पारित कराने की मंशा पूरी नहीं हो पाई। सरकार ने हालांकि अभी संसद के विशेष सत्र बुलाने की संभावना से इनकार नहीं किया है। Well, as I said, I am not giving you in so many words what's going on in our minds, but I've just answered the first question that the CCPA has decided not to prorogue the session as yet. Yes.
So we will make our own assessments. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस ने जानबूझकर उसके आर्थिक सुधारों से जुड़े विधेयकों को पास नहीं होने दिया। इसी के चलते एनडीए ने केंद्रीय मंत्री और सांसदों को कांग्रेस और वाम दलों के कुल 53 लोकसभा क्षेत्रों में जाकर अभियान चलाने का निर्देश दिया है। एक भावना देश में है कि कांग्रेस पार्टी का सही इरादा ये था कि देश आर्थिक दृष्टि से प्रगति न करे और जो उसके लिए कदम उठाने हैं संसद उनको टेक अप न कर पाए। आंकड़े उनके खिलाफ हैं, तर्क उनके खिलाफ हैं, इसलिए केवल लंग पावर का प्रयोग करके उनको रोका जाए। लेकिन मॉनसून सत्र के धुलने के बावजूद कांग्रेस के आरोप थमे नहीं हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने ललित मोदी विवाद में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर गलत बयानी का आरोप लगाया और उनसे माफी की मांग की है। We will continue to ask them, we will continue to raise them among the people, and we will continue to demand answers. We take strong exception. We demand an unqualified apology from Ms. Swaraj. इस पूरे सत्र के दौरान कांग्रेस ने ललित मोदी विवाद पर सुषमा स्वराज के इस्तीफे की मांग जारी रखी। गुरुवार को इस मुद्दे पर कार्य स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सुषमा स्वराज ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को नकारा था और कांग्रेस की पूर्व सरकारों के कई फैसलों की चर्चा की थी। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री पर चुप्पी के आरोपों के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अब ललित मोदी को देश वापस लाने की चुनौती दी है, जबकि बीजेपी के आला नेताओं ने राहुल गांधी के तमाम आरोपों को बचकाना करार दिया है। लोकसभा में ललित मोदी विवाद पर बहस के बावजूद कांग्रेस इस मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन गुरुवार को भी कांग्रेस ने लोकसभा की कार्यवाही का बहिष्कार किया और कांग्रेस सांसदों ने संसद परिसर में धरना दिया। शुरू करो, मंत्री को बर्खास्त करो। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से ललित मोदी को वापस लाने की मांग की। मैं उनसे चुनाव लड़ा, मुझे लगता था ठीक है हम चुनाव हार गए, मगर आदमी में दम है, मुझे ये लगता था। मुझे आज लग रहा है कि आदमी में दम नहीं है। आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ललित मोदी को पकड़ के यहां लाओ और क्रिकेट की सफाई करो। बीजेपी ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए उनकी समझ पर सवाल उठाया है। कई बार अपेक्षा होती है कि जब आप वरिष्ठ बनते हैं तो बयान भी फिर मैच्योर हो जाने चाहिए। इन दिस केस, फ्रॉम व्हाट आई हर्ड yesterday and what you are telling me now, the more he grows, the more he immatures. कांग्रेस ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे पर ललित मोदी की मदद का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। इसके चलते संसद का पूरा मानसून सत्र गतिरोध की भेंट चढ़ गया और जीएसटी समेत कोई भी महत्वपूर्ण विधेयक पास नहीं हो पाए। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने लोकसभा में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर की गई टिप्पणी को कार्यवाही से हटाने की मांग की है। कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को चिट्ठी लिखी है, जिसमें बुधवार को स्थगन प्रस्ताव पर बहस के दौरान सुषमा स्वराज के बयान का वो हिस्सा हटाने की मांग की गई। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बारे में टिप्पणी की गई थी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने FTII विवाद पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से दखल की अपील की है। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में राजनीति कर रही है। उन्होंने केंद्र सरकार पर देश के महत्वपूर्ण संस्थानों में RSS के लोगों की नियुक्ति का आरोप लगाया। राहुल इससे पहले पुणे में FTII के छात्रों से भी मुलाकात कर चुके हैं। This creativity is being crushed by the desire of the RSS to control the education system in this country. They have already destroyed the education system in Madhya Pradesh with the Vyapam scam. We are not going to allow them to destroy these institutions. बिहार में नीतीश की अगुवाई वाले बने महागठबंधन में दरार आती दिख रही है। एनसीपी 3 सीटों को नाकाफी बताकर गठबंधन से अलग होने की बात कर रही है। एनसीपी नेता तारिक अनवर ने जानकारी दी है कि 16 अगस्त को पटना में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद आगे की रणनीति का खुलासा किया जाएगा। इस बीच जेडीयू और आरजेडी को अभी भी एनसीपी के गठबंधन में बने रहने का भरोसा है। उन्होंने ये पहले ही फैसला कर लिया। उन लोगों ने ये भी ज़रूरत महसूस नहीं की कि हमसे बातचीत करें।
और सीटों का आपस में बंटवारा कर लिया। एनसीपी नेता तारिक अनवर के इस बयान से जाहिर है कि बिहार में बीजेपी के खिलाफ नीतीश कुमार की अगुवाई में बने गठबंधन में दरार आ गई है। बुधवार को नीतीश ने आरजेडी जेडीयू के 100 सीटों और कांग्रेस के 40 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया था। बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं, यानी साफ है कि एनसीपी के लिए 3 सीटों का ही विकल्प बचा है, जो उसे नागवार लग रहा है। हालांकि एनसीपी ने एनडीए में जाने से भी इनकार किया है। सभी तरह का मतलब ये कि हम सेकुलर पार्टी हैं और जो भी सेकुलर अल्टरनेटिव बनेगा उसमें हम शामिल हो सकते हैं। लेकिन आरजेडी जेडीयू और कांग्रेस का मानना है कि गठबंधन धर्म के तहत हर पार्टी को समझौता करना पड़ता है। हालांकि इन दलों को भरोसा है कि एनसीपी से बातचीत के जरिए समस्या को सुलझा लिया जाएगा। हम लोग तो वार्ता जरूर करेंगे उनसे, कोशिश करेंगे कि उनकी नाराजगी दूर हो जाए और क्यों असंतुष्ट हैं इसके कारणों को जानकारी लेंगे और क्यों ऐसा फैसला हुआ है इसके संबंध में भी उन लोगों से बात करें। दरअसल एनसीपी 2014 में हुए लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए बिहार में 12 सीटें चाहती है। उधर वाम दल पहले ही नीतीश कुमार की अगुवाई वाले गठबंधन के साथ किसी प्रकार के तालमेल से इनकार कर चुके हैं। बिहार में सभी 6 वाम दल मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराज्यपाल नजीब जंग ने दिल्ली सरकार को कृषि योग्य भूमि के सर्किल रेट तय करने के मामले में झटका दे दिया है। उपराज्यपाल ने आज राज्य सरकार की ओर से भेजी गई फाइल पर कानूनी विसंगति की बात कहते हुए इसे वापस कर दिया और राज्य सरकार को इसमें सुधार कर भेजने के लिए कहा। इससे पहले राजनिवास ने सोमवार को दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग को भेजे पत्र में साफ किया था कि सर्किल रेट के मामले में यथास्थिति जारी रहेगी। अरविंद केजरीवाल सरकार ने 4 अगस्त को अधिसूचना जारी कर कृषि योग्य भूमि के सर्किल के दामों को बढ़ा दिया था और उसके बाद इससे जुड़ी फाइल उपराज्यपाल को भेजी गई थी। मुख्य सतर्कता आयुक्त केवी चौधरी और सतर्कता आयुक्त टीएम भसीन की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। ये नोटिस केंद्र सरकार और दोनों सतर्कता आयुक्तों को जारी किया गया। हाल ही में हुई इन नियुक्तियों को एनजीओ कॉमन कॉज ने चुनौती दी है। शीर्ष अदालत ने सभी पक्षों से 2 हफ्ते के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। जनहित याचिका में कहा गया है कि इन दोनों का केवी चौधरी और भसीन का रिकॉर्ड साफ नहीं है। मुख्य न्यायाधीश HL दत्तू की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय पीठ ने एनजीओ की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण से सीवीसी और वीसी से जुड़े रिकॉर्ड हासिल करने के लिए अर्जी देने को कहा। याचिका का समर्थन करते हुए मामले में पेश वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से दायर रिकॉर्ड की जांच के लिए अदालत से अनुमति मांगी। इस पर कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड की जांच पहले वो करेगी। केवी चौधरी 6 जून को सीवीसी नियुक्त किए गए थे। पहले सीवीसी थे, उन्होंने उनके खिलाफ फाइंडिंग रिकॉर्ड करी थी कि इन्होंने अपनी सबऑर्डिनेट की, जब ये चेयरमैन थे इंडियन बैंक के, तो उन्होंने अपने सबऑर्डिनेट की अप्रेजल रिपोर्ट को फैब्रिकेट किया था और इनके खिलाफ सीबीआई जांच और रेगुलर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स का रिकमेंडेशन दिया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मैगी पर लगी रोक हटा दी है। हालांकि बाजार में मैगी को दोबारा उतारने से पहले उसे अब 3 टेस्ट और पास करने होंगे, जिसके बाद ही मैगी की बाजार में वापसी संभव हो सकती है। वहीं मैगी पर रोक लगाने वाला भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण अब इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। स्विस कंपनी नेस्ले को बॉम्बे हाई कोर्ट से आखिरकार कुछ राहत नसीब हुई है। एफएसएसएआई और खाद्य विभाग का लगा बैन मैगी से हटा लिया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मैगी के सामने कुछ शर्तें रखते हुए कहा कि इस मामले में नेचुरल जस्टिस के नियमों का पालन नहीं किया गया है, लिहाजा मैगी पर से बैन हटा लिया जाता है। लेकिन इससे पहले कि मैगी फिर से बाजार में आए, मैगी को कुछ नई परीक्षाओं से गुजरना होगा। इसके लिए राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त पंजाब, हैदराबाद और जयपुर की लैब्स में मैगी के नए सैंपल भेज टेस्ट किया जाएगा। हाईकोर्ट ने टेस्ट रिपोर्ट के लिए 6 हफ्ते का वक्त दिया है। अगर इन सैंपल्स में लेड की मात्रा मानकों के तहत पाई गई तो मैगी का बाजार में वापस लौटना तय हो जाएगा। हालांकि तब तक नेस्ले को मैगी बाजार में बेचने की अनुमति नहीं दी गई है। Nestle will be allowed to sell its product after a period of 6 weeks from the time when these laboratories conduct the fresh test. राजनीतिक हलकों में हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया गया है। Whatever the Honorable High Court has decided is a very welcome step, because I've always maintained that clear-cut protocols need to be set down for the industry to follow. मैगी इस कंपनी या प्रोडक्ट के ऊपर नहीं, क्वालिटी मेंटेन करना है और हर प्रोडक्ट का क्वालिटी चेकअप होना है।
वहीं खाद्य विभाग ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने का मन बना लिया है। हालांकि इससे ठीक 2 दिन पहले केंद्र सरकार ने कंज्यूमर फोरम NCDRC के समक्ष नेस्ले इंडिया के खिलाफ शिकायत की थी और 640 करोड़ रुपए के मुआवजे की भी मांग की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत और पाकिस्तान के बीच प्रस्तावित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की मुलाकात पर मुहर लग गई है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान के NSA सरताज अजीज ने आज बताया कि वो आगामी 23 अगस्त को भारत जाएंगी। दरअसल पिछले महीने रूस में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच मुलाकात में NSA स्तर की बातचीत पर सहमति बनी थी, जिसके बाद भारत की ओर से मुलाकात के लिए प्रस्ताव रखा गया। ये पहली दफा होगा कि दोनों देशों के बीच NSA स्तर की बातचीत अंजाम तक पहुंचेगी। वहीं हाल ही में हुए गुरदासपुर और उधमपुर आतंकी हमलों को मद्देनजर रखते हुए भी इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। India's request, the two prime ministers met in Ufa, Russia, on the 10th of July, and they agreed that the two national security advisors will meet in Delhi, and so I'll be going there later this month, on 23rd of. चीन के उत्तरी बंदरगाह शहर तियानजिन के इंडस्ट्रियल एरिया में बुधवार देर रात हुए 2 बड़े धमाकों में 50 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 700 से ज़्यादा लोग घायल हुए, जिनमें से कई की हालत गंभीर बताई जाती है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीड़ितों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। धमाकों की आवाजें, आसमान छूती आग की लपटें और धुएं का गुबार। ये दिल दहलाने वाली तस्वीरें उत्तरी चीन के बंदरगाह शहर तियानजिन की है, जहां बीती रात रासायनिक और खतरनाक पदार्थ से भरे रुईहाई गोदाम में 2 जोरदार धमाकों के बाद पूरे शहर में दहशत फैल गई। आग के शोलों से पास की बहुमंजिली कार पार्किंग में खड़ी कारें जलकर राख हो गई। कई इमारतें तबाह हो गईं। आसपास के मकानों की खिड़कियां और दरवाजों के शीशे टूट गए। धमाके इतने जबरदस्त थे कि उसके झटके कई किलोमीटर दूर तक महसूस किए गए। 很担心，很担心，而且现在也不明白是什么化学物质啊，或者啥的，咱怕有毒啊，这对以后有什么影响啥的。चीन के सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक धमाका स्थानीय समय के मुताबिक रात करीब 11:20 पर हुआ। धमाके के बाद आसपास के इलाकों से 10,000 से ज्यादा लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने राहत और बचाव कर्मियों को युद्ध स्तर पर काम करने का निर्देश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर में बस इतना ही, लेकिन जाते आते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने कहा है कि मानसून के दौरान बाढ़ की पूर्व सूचना देने के लिए देश भर में 176 स्टेशन बनाए गए हैं। उमा भारती ने लोकसभा में बताया कि उनके मंत्रालय ने मुख्य नदियों में बाढ़ की पूर्व सूचना देने के लिए इंतजाम किए हैं। असम विधानसभा से आज बीजेपी विधायकों ने वॉकआउट किया। बीजेपी ने एक पुलिसकर्मी पर कांग्रेस नेताओं पर हमले का आरोप लगाते हुए चर्चा करने की मांग की, लेकिन इसकी इजाज़त नहीं मिली। असम विधानसभा ने असम डायन हत्या निषेध अधिनियम 2015 को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक का मकसद राज्य में डायन करार देकर हत्या के मामलों पर लगाम लगाना है। सोमवार को ये विधेयक सदन में पेश किया गया था। जम्मू कश्मीर के शेपिया जिले में एक मस्जिद के नजदीक हुए ग्रेनेड विस्फोट में 10 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि सुबह करीब 6 बजे हुए इस विस्फोट से नमाज के बाद मस्जिद से बाहर आए स्थानीय नागरिक घायल हो गए। आम आदमी पार्टी अपने जन संवाद अभियान के तहत मुंबई में 15 अगस्त को एक महारैली का आयोजन करेगी। रैली का मकसद लोगों को पार्टी से जोड़ना है। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य मयंक गायकवाड़ रैली का आयोजन करेंगे। दिल्ली सरकार ने सरकारी और निजी कॉलेजों में हर महीने प्रति छात्र 1 GB फ्री वाईफाई देने का प्रस्ताव रखा है। फिक्की में पार्टी नेता आशीष खेतान ने कहा कि सरकार 3 चरणों में लोगों को फ्री वाईफाई सेवा उपलब्ध कराएगी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सरकार से फर्जी कानून की डिग्री रखने वालों की पहचान के लिए 7 और महीनों का वक्त मांगा है। कानून मंत्री सदानंद गौड़ा ने लोकसभा में लिखित जानकारी दी है। इससे पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने फर्जी डिग्री धारक वकीलों की तादाद पर चिंता जताई थी। भारत की सबसे बड़ी साइकिल निर्माता कंपनी हीरो के संस्थापक ओम प्रकाश मुंजाल का आज लुधियाना में निधन हो गया। वो 87 साल के थे। नाइजीरिया के लाओस में हेलीकॉप्टर हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे के समय हेलीकॉप्टर में 12 लोग सवार थे। हादसा उस वक्त हुआ जब एक हेलीकॉप्टर लाओस में एक झील के ऊपर से गुजर रहा था। अचानक संतुलन बिगड़ने से हेलीकॉप्टर झील में जा गिरा।